और इससे पहले कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़े, हम लोग कुछ टॉपिक्स करते हैं। इंट्रोडक्टरी होगा राइट्स के बारे में। एक चीज याद रखना आप लोग कि फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा डिटेल हो सकता है, कि कुछ चीजें ऐसी हैं फंडामेंटल राइट्स के मैटर में जो हम लोग को जानना थोड़ा मुनासिब है अपार्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स इकलौता ऐसा टॉपिक है पॉलिटी का जो आपके एग्जाम के बाहर भी आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। आप प्रेसिडेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, जाने ना जाने, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका इंडिया का यूनियन किन स्टेट से मिलके बना है, किन स्टेट से मिलके नहीं बना है, आप अगर वो भी नहीं जानते तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपकी पर्सनल लाइफ में जरूर एक फर्क पैदा करेगा, बिकॉज यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और जब आप इस कंट्री में रहते हैं तो आपके कुछ हक हैं जो आपको दिए गए हैं, जो आप डिमांड कर सकते हैं। इसको हम लोग राइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसको डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, राइट है बिकॉज यू कैन डिमांड इट। अब डिमांड कर रहे हैं तो कोई तो दूसरा पार्टी भी होगा ना। डिमांड करने के लिए एक पार्टी तो होगा जो सप्लाई करेगा। एक पार्टी डिमांड कर रहा है, एक पार्टी सप्लाई कर रहा है। तो ये राइट्स किससे डिमांड किया जाएगा? और ये राइट्स है तो राइट्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या उसका एक्शन होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को कहाँ से कहाँ तक मेंशन किया है, पहले इन चीजों को समझते हैं। तो ये राइट्स जो होते हैं उसको आप डिमांड कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट। आप राइट्स को डिमांड कर रहे हैं स्टेट पे, और अच्छा बोले तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसको आप स्टेट से डिमांड कर रहे हैं। तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर कभी ऐसा होता है कि ये राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होते हैं तो फिर एक गारंटर भी आता है, और उस गारंटर का नाम है सुप्रीम कोर्ट। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट ही बोल रहे हैं, बाद में समझे कि सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बट आमतौर पे बुक्स में ऐसा बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ आर द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बट ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट को हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोटेक्टर एंड कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ हम लोग और भी इसको बोलते हैं कि गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पीपल्स राइट्स, सिटीजनशिप, सिटीजन्स राइट्स, एक्स वाई जेड, जो भी आप इसको बोलो सबका मीनिंग ले दे के यही होगा। तो आखिर ऐसा क्या है इस राइट के अंदर जिसको जिसकी वजह से इसको फंडामेंटल बोला गया? आखिर ऐसा क्यों है कि स्टेट के अगेंस्ट में जाकर इसको हम डिमांड कर रहे हैं? और ऐसा क्यों है कि हम इसको डिमांड कर रहे हैं, हम इसको किसी से मांग नहीं रहे हैं? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब समझने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। तो थोड़ा समझते हैं कि राइट्स होते कितने तरह के हैं। एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और एक होता है अदर लीगल राइट, OLR। कई बार इसको लीगल या स्टैट्यूटरी राइट्स भी बोलते हैं। ना फंडामेंटल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है? पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, फिर आते हैं फंडामेंटल पे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो है, वो अधिकार आपको दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। जैसे कि हमको बोला गया राइट टू इक्वालिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। राइट टू स्टडी, राइट टू मैरी, ये सारा राइट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। बट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अ, अपने अंदर इंश्राइन कर रहा है, मेंशन कर रहा है ऑफिशियली। देयर आर सम राइट्स जिसको कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं कर रहा है, लेकिन उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग के तौर पे समझते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि राइट टू मैरी, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं बोला है कि हमको किससे शादी करनी है या नहीं करनी है, ये हक मेरे को है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहीं नहीं बोला है, बट कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ को बोला है, और उसकी मीनिंग से निकलता है कि हमको यह अधिकार है कि हम कहाँ घूमे, कहाँ पढ़े, कहाँ किससे पढ़े, किसके साथ शादी ब्याह करे, किससे दोस्ती करे, किससे दोस्ती ना करे। ये सारा अधिकार हमको आर्टिकल 21 के तहत मिल जाता है। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, बट हम सिर्फ अभी
आर्टिकल 21 को लेकर चलते हैं। नाउ इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में मेंशन है वो भी राइट है, और जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में मेंशन नहीं है वो भी राइट। फॉर एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी एक जमाने तक टिल 1978 ये हुआ करता था फंडामेंटल राइट। ठीक है, 1978 में क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट लाया गया और इसमें बोल दिया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं होगा। तो क्या बना दिया गया, आफ्टर 1978 इस फंडामेंटल राइट को चेंज किया गया और इसको बना दिया गया लीगल राइट। अब ये लीगल राइट क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लौटते हैं। देखिए, लीगल राइट वो है जो राइट मेड बाय द पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली। जैसे कि आपको गाड़ी चलाने का हक है उसी वक्त जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ये जो राइट आपको दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने मोटर व्हीकल एक्ट या पार्लियामेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट पास करके आपको ये राइट दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये राइट कहीं नहीं बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है कि अगर आप इंडियन हैं तो बाकियों को अगर गाड़ी चलाने का राइट है तो आपको भी गाड़ी चलाने के राइट्स मिलेंगे। बट ये राइट्स कैसे मिलेंगे, किसको गाड़ी चलाने का हकदार माना जाएगा, कौन एलिजिबल होगा, ये सारी चीजों के लिए पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को ड्यूटी दे दी गई। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने अपने हिसाब से एक नियम कानून तैयार किया और उसको पास कर दिया, एक एक्ट बनाया। तो ये जो राइट आपको मिला ड्राइविंग का, ये असल में मिल रहा है किसी एक कानून के बनाने के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर है जिसको हम लोग देख कर आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि हर कोई इक्वल है, तो अगर आप सो एंड सो कंडीशन को फॉलो करते हैं और हम भी सो एंड सो कंडीशन को फॉलो करते हैं तो हम दोनों को गाड़ियां चलाने का राइट्स इक्वल मिल जाएगा। ये जो राइट इंश्राइन किया गया है ये इक्वलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। तो ये एक राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, लेकिन राइट टू ड्राइव अ मोटर कार ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने ये राइट आपको किसी एक्ट के जरिए दिया है। इसी तरह का एक और एग्जांपल आपको देता हूं थोड़ी देर में, जस्ट ये मैं टॉपिक बोल लूं। फंडामेंटल राइट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है, चैप्टर जिसका रेंज आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जाता है। इस आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में और एक रेंज को आप निकालो, आर्टिकल 40 टू 32, यही है असल में फंडामेंटल राइट। जिसको कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट बोल रहा है वही फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा और कोई राइट कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फंडामेंटल राइट इटसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और अगर कोई राइट जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300 ए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई सवाल है तो बोलो। फंडामेंटल राइट सर आर्टिकल आर्टिकल 14 टू 32 उसको छोड़ दो, जितना बोला उसको देखो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स फिर से अभी अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये जस्ट उसके पहले का इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये सब चीजों को समझते हैं पहले। ठीक है, फिर भी आर्टिकल अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे देख लो, आर्टिकल 14 टू 32 यही है फंडामेंटल राइट्स का रेंज एज अ राइट। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। राइट टू वोट किस तरह का राइट है इंडिया में? राइट टू वोट, वेदर राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अच्छा ठीक है, एक ऑप्शन और दिया, लीगल राइट। इन तीनों में क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि राइट टू वोट क्या है तो एक ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, और किसी नाउ एज पर NCERT ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए आर्टिकल 326 ये कहीं भी आपको नहीं बोल रहा है कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये राइट टू वोट की बात ही नहीं कर रहा। आर्टिकल 326 ये बोल रहा है कि अगर आप 18 साल के होते हैं, एडल्ट सफरेज के लिए जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं, तो राइट टू एनरोल
इन वोटर लिस्ट, ये आपका फंडामेंटल राइट है। वोट देना कोई राइट नहीं है। राइट टू एनरोल इन वोटर लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि अगर 18 साल के हो जाते हैं तो जो वोटर लिस्ट तैयार होता है उसमें आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, ये आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो नाम एनरोल कराने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको वोट देने का भी राइट मिल जा रहा है। वोट देने के राइट के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें बोला गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसमें बोला गया कि जिनका नाम एनरोल होगा वो लोग वोट कर पाएंगे। तो इस हिसाब से ये जो वोटिंग राइट है वो आपको एक एक्ट के जरिए मिला है। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, राइट टू वोट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज अ लीगल राइट। एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो आप फिर भी यही वाला मार्क करना, लेकिन ये दोनों अपनी जगह पे, अपनी अपनी जगह पर जस्टिफाइड है। कॉन्स्टिट्यूशनल एनसीईआरटी ने बोल दिया है, बस इतना ही है, लेकिन असल इंटरप्रेटर हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को। एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ही सही माना जाता है, इसलिए आप एग्जाम में मार्क करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बट द ट्रूथ इज कि राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट इट इज अ लीगल राइट। आई होप ये हम समझा पाएंगे कि लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जब मैंने बोला आपको कि राइट्स 3 तरह के होंगे, आप इस एग्जाम्पल को देखो और ये तीनों राइट ऑटोमेटिकली आपको वहां पे होपफुली समझ में आने लगेगा। अब देयर आर सम राइट्स जो सेल्फ एग्जीक्यूशनरी होता है, और देयर आर सम राइट्स जिसको एग्जीक्यूशनरी बाय लॉ। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जिसको खुद से ही, उसको बनने का मतलब ही है कि वो काफी है, उसके लिए समझाने के लिए और कोई राइट बनाने की जरूरत नहीं है। और देयर आर सम राइट्स जिसको आपको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एक्ट्स वगैरह पास करने पड़ेंगे।